अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ग्रेट ओलंपिक्स। पूरी दुनिया से साल 3 बिलियन लोगों ने ओलंपिक्स देखा, जिसमें दुनिया की 207 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा ओलंपिक्स था, लेकिन इन सारी कंट्रीज़ में भी एक कंट्री मिसिंग थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया। क्योंकि ओलंपिक्स से पहले ही रशिया को बता दिया गया था कि यूक्रेन पर किए गए जुल्म की वजह से उसे ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम इसी साल इसराइल ने एक गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल्स के साथ अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्या सिर्फ रशिया जालिम है, इसराइल जालिम नहीं है? असल में ओलंपिक एक गेम नहीं, बल्कि ओलंपिक्स हमेशा से दुनिया की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। और इस ओलंपिक की कहानी शुरू होती है आज से 2800 साल पहले। उस वक्त ग्रीस के सबसे बड़े रिलीजन के खुदा ज़्यूस के साथ। आज से 2800 साल पहले दुनिया में कुछ ही बड़े रिलीजन्स थे। इजिप्ट में फिरौनों का रिलीजन, इंडिया में हिंदुइज़्म और फ़लस्तीन में यहूदी। मगर यूरोप में ग्रीस का रिलीजन सबसे पावरफुल रिलीजन था, और इस रिलीजन का सबसे बड़ा खुदा था ज़्यूस। तो उस ज़माने की ग्रीस के बादशाह ने अपने कैपिटल ओलंपिया में ज़्यूस की इबादत के लिए एक बहुत ही बड़ा टेंपल बनाया, और उस टेंपल के साथ ही एक स्टेडियम बनाया, जिसे उस ज़माने की ग्रीस ज़बान में स्टेडियम कहा जाता था, और बाद में लैटिन और इंग्लिश ज़बान में स्टेडियम बन गया। यानी स्टेडियम का ये लफ्ज़ आया ही दुनिया में ओलंपिक्स की वजह से, और आज तक ये टेंपल और ये स्टेडियम ग्रीस की ओलंपिया सिटी में मौजूद है। स्टेडियम बनाने के बाद दुनिया की पहली ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुई, मगर बादशाह ने ये सिर्फ गेम्स के लिए नहीं, बल्कि ये ज़्यूस की इबादत के लिए स्टार्ट किया था। इसीलिए सबसे पहले लोगों ने जाकर टेंपल में ज़्यूस की इबादत की, जिसके बाद उनमें से 11 लड़कियों ने ज़्यूस के टेंपल के सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। इतनी बड़ी आग के ओलंपिक्स की सारी गेम्स ख़त्म होने तक ही आग जलती रहे। ये स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज भी इसी एग्जैक्ट तरीके से हर ओलंपिक से पहले 11 लड़कियां ग्रीस की ओलंपिया सिटी के उसी टेंपल के सामने आग जलाती हैं, और फिर उसी आग से एक टॉर्च जलाई जाती है। लोग आने लगे, और फिर इसमें एक बहुत फेमस गेम ऐड कर दी गई, बॉक्सिंग। बल्कि आज की तरह की बॉक्सिंग, जिसमें फाइटर्स उस ज़माने में भी ग्लव्स पहन कर लड़ते थे, जिसे ग्रीस में बनाई हुई एशियन पेंटिंग्स में अच्छी तरह देखा जा सकता है। ग्रीस में एक वक्त ऐसा भी आया कि ओलंपिक्स इतना फेमस हो गया कि हर बच्चा बड़े होकर चैंपियन बनना चाहता था, जिसका ग्रीस को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इन ओलंपिक्स के सख्त कंपटीशन की वजह से ग्रीस के वॉरियर्स दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर्स बन गए, जिसमें सबसे खतरनाक वॉरियर्स में स्पार्टन्स थे। मतलब ओलंपिक गेम्स की वजह से ग्रीस में फ़िज़िकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आज भी देखा जाए तो उस वक्त ग्रीस में जितने भी स्कल्पचर्स बनाए गए थे, उनमें हमेशा बहुत ही फिट बॉडीज़ को दिखाया जाता है। ओलंपिक्स के शुरू होने के 500 साल बाद भी ग्रीस के वॉरियर्स को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था। ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया को इनकी खास ताकत का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ओलंपिक्स के 500 साल बाद किंग फिलिप ने पूरे ग्रीस को यूनाइट कर दिया और उनकी आपस की सारी जंगों को ख़त्म कर दिया। और फिर इसी किंग फिलिप के बेटे का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने ग्रीस के इन वॉरियर्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई, और आखिर उसकी एम्पायर ग्रीस से लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गई। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट इतनी बड़ी एम्पायर बनाने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में फौत हो गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के साथ ही उसकी इतनी बड़ी एम्पायर के जनरल्स आपस में ही लड़ने लगे, और आखिर अलेक्जेंडर की एम्पायर 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। उनमें से एक हिस्से का पाकिस्तान पर भी कंट्रोल था, और फिर आने वाले कई 100 सालों तक इन्हीं ग्रीस लोगों ने पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्ट पर हुकूमत की, और यहीं पर यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। आज भी पाकिस्तान के नॉर्थ में एक कबीला है किलाश, जो क्लेम करता है कि वो इसी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी की औलाद है। पाकिस्तान के नॉर्थ के लोग बाकी पाकिस्तानियों और इंडियन से बहुत डिफरेंट हैं।
मतलब उनकी बिल्कुल यूरोपियंस की तरह ब्लू आइज और ब्राउन बाल हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ब्लू आइज दुनिया में सबसे पहले यूरोप में ही पाई जाती थी और कहा जाता है कि इसी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी ने ये जीन्स पाकिस्तान के नॉर्थ तक पहुंचाए, लेकिन अभी तक ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई। सो वी डोंट नो। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिर्फ 10 सालों में ये जो इतनी बड़ी एम्पायर बनाई थी, कुछ ही सालों में 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इससे ग्रीस की एम्पायर की ताकत कमज़ोर होने लग गई। अब जब यूरोप की ग्रीस एम्पायर ख़राब होने लगी तो इसी ग्रीस के साथ एक दूसरी सिटी रोम भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर रोमन एम्पायर बन गई। रोमन एम्पायर इतनी तेज़ी से फैली कि इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की ग्रीस को भी फतह कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रीक एम्पायर ख़त्म हो गई, क्योंकि ग्रीक और रोम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये ऐसा ही था कि जैसा यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का फ़र्क, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ एक ही रिलीजन को मानने वाले थे, लेकिन इनकी रिलीजन में बस थोड़ा सा डिफरेंस था। ग्रीस के लोग ज़्यूस की इबादत करते थे और रोमन एम्पायर के लोग भी ज़्यूस ही की इबादत करते थे, लेकिन यहाँ ज़्यूस का नाम ज़्यूस नहीं बल्कि जुपिटर था और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर का नाम भी इसी रोमन एम्पायर के खुदा पर रखा गया था। तो रोमन एम्पायर ने ग्रीक कंट्री को तबाह करने की बजाय इसे और आगे बढ़ाया और ओलंपिक्स की गेम्स को भी ग्रीस से उठाकर अपने कैपिटल रोम लेकर आए। पहले तो कई सालों तक रोम में ओलंपिक उसी तरह से होता रहा, यानी पहले इबादत, फिर आग और फिर आखिर में गेम्स। कहा जाता है कि इनमें से एक ओलंपिक गेम्स को 40,000 से भी ज़्यादा लोग देखने के लिए आए थे। उस ज़माने में 40,000 लोग, जब दुनिया की आबादी ही कुछ करोड़ लोगों की थी। रोमन एम्पायर उसके बाद हर तरफ फैलती ही चली गई और दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल एम्पायर बन गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोमन्स ओलंपिक के सिंपल स्टाइल से बोर होने लग गए। तो इन्होंने इन ओलंपिक गेम से इंस्पायर होकर नई और बहुत ही खतरनाक गेम्स बनाना शुरू कर दी, जैसा कि ग्लैडिएटर्स, जिसके लिए रोमन एम्पायर के कैप्टन ने बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए जहां हज़ारों लोगों के सामने ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे और जीतता वही था जो जिंदा रहे। इसी तरह रोमन एम्पायर के लोग अय्याशियों में ज़िंदगी गुजारने लगे। आज से एग्जैक्टली 2000 साल पहले जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पर थी, तो इसी रोमन एम्पायर के एक प्रोविंस फ़लस्तीन में एक आदमी जो बनी इसराइल में से, उसने अल्लाह की तरफ से रसूल होने का दावा किया, ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका सबसे पहले तो अपने लोगों यहूदियों ने ही इनकार कर दिया और फिर साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को रोमन एम्पायर के हाथों से ही मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया इसी तरह से चलती रही और लोग इस वाक़या को बिल्कुल भूल गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स जो थोड़े से ही थे, वो रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करते रहे। ये वो क्रिश्चियनिटी नहीं थी जो आजकल है, ये क्रिश्चियनिटी की बहुत ही प्योर फॉर्म थी। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स की गेम इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि उनके बादशाह ने ग्लैडिएटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, कोलोसेम, जो उस ज़माने में आज से 2000 साल पहले 60,000 से ज़ायद लोग ये गेम देखा करते थे। अब यहाँ से हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट आना शुरू हुआ और क्रिश्चियनिटी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसे 2.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, पहली दफ़ा मजबूत होने लगी। वो रोमन एम्पायर जिसने खुद ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की थी, अब वो खुद क्रिश्चियन बनने वाला था। रोमन एम्पायर की क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने में एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वो स्टोरी है जिसे क्रिश्चियन मानते हैं। हो सकता है सच हो सकता है ना हो। कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से 100 साल बाद क्रिश्चियनिटी आस्ता आस्ता रोमन एम्पायर में फैलने लगी और रोमन एम्पायर इसे रोकने के लिए इनके स्कॉलर्स पर बहुत सख्त जुल्म किया करती थी और इनमें से एक बहुत बड़े क्रिश्चियन प्रीस्ट इग्नेशियस को तो बादशाह ने खुद रोम बुलाकर कोलोसियम में भेजा और फिर हज़ारों लोगों के सामने क्रिश्चियन के इस स्कॉलर इग्नेशियस को एक भूखे शेर के सामने डाल दिया। ये देखने के लिए पूरा क्राउड एक्साइटमेंट में नारे लगाने लगा, लेकिन इग्नेशियस उस शेर से भागने की बजाय बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया।
शेर उसके पास चलकर आया और उसे खाने की बजाय उसके सामने बैठ गया। ये देख रोमन बादशाह ट्राइजन और हजारों लोगों का क्राउड जो अब तक चीखें मार रहा था बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। आखिर शेर ने कुछ देर बैठने के बाद इग्नेशियस पर हमला करके उसे खा लिया, लेकिन ये वाकया बहुत तेजी से पूरी रोमन एम्पायर में फैल गया और लोग इसकी इस कुर्बानी से इम्प्रेस होकर क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लगे। इस तरह रोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लगा और इग्नेशियस के इस वाक़े के 200 साल बाद एक रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और इस तरह पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियन हो गई। क्रिश्चियन बनने के बाद रोमन एम्पायर के बादशाह ने पुराने ज़माने के सारे बुत परस्ती के तमाम रिवाज ख़त्म कर दिए, जिनमें ओलंपिक गेम्स भी थे, क्योंकि एज वी नो ओलंपिक सिर्फ गेम नहीं बल्कि ज़्यूस की इबादत के लिए की जाती थी। क्रिश्चियनिटी और ओलंपिक्स की ये दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। इस साल 2024 की ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में ये वीडियो प्ले की गई थी, जिसने क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन का बहुत सख्त मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि ये वीडियो क्रिश्चियनिटी की सबसे मशहूर पेंटिंग को बिगाड़ कर बनाई गई थी। अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स ने क्रिश्चियनिटी से अपना बदला ले लिया। इसके बाद तो ओलंपिक गेम्स रोमन एम्पायर से ख़त्म हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर भी इससे बहुत साल बाद काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई, क्योंकि रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा खिलाफत राशिदा ने फतह कर लिया था, जिसके बाद अगले 600 साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर रहे और फिर मुसलमानों की इस ताकत को भी 600 साल बाद चंगेज़ खान और उसके औलाद ने ख़त्म कर दिया। मंगोल एम्पायर ने अरब खिलाफत को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बाद एक नई खिलाफत शुरू हुई, उस्मानिया खिलाफत, जिसने बाकी बहुत बड़े इलाके को फतह करने के साथ साथ पहली दफ़ा मुसलमानों की तरफ से ग्रीस को भी फतह कर लिया। लेकिन दुनिया की हर एम्पायर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर भी कमज़ोर होने लगी और आज से 200 साल पहले उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस ग्रीस ने बगावत कर दी और ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी लेकर एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया। और अब बहुत साल बाद जब ग्रीस अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा था, तब ही ग्रीस के एक जर्नलिस्ट ने अखबार में एक आर्टिकल लिखा, तो जब हम आज़ाद हो चुके हैं तो हमें अपने पुराने ग्रीक कल्चर्स को वापस जिंदा करना चाहिए, जिसमें उसने आज से 200 साल पहले पहली बार ओलंपिक गेम्स को वापस लाने का जिक्र किया। आखिर 1896 में 250 साल पुरानी ओलंपिक गेम्स दोबारा शुरू हुई। पहले कुछ सालों में इसमें सिर्फ कुछ ही गेम्स थीं। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और यूरोप की स्पोर्ट से ओलंपिक दुनिया की सबसे बड़ा इवेंट बन गया, जिसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हिस्सा लेने लगीं और इतना फेमस होने के बाद ओलंपिक सिर्फ गेम्स ही नहीं रही बल्कि कुछ पावरफुल कंट्रीज़ के लिए अपनी ताकत दिखाने का जरिया भी बन गई, क्योंकि पिछले 100 सालों में जो भी कंट्री ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतती है वो वही कंट्री होती है जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर कंट्री बनने वाली होती है, जिसमें अमेरिका पिछले 100 सालों में सुपर पावर होने की वजह से हमेशा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता आ रहा है। लेकिन पिछले 100 सालों में जिसने भी अमेरिका की पावर को चैलेंज करने की कोशिश की है, उसने इकोनॉमी, मिलिट्री और बाकी सारी फील्ड्स के साथ साथ ओलंपिक्स में भी उसे हराने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी में जब हिटलर की गवर्नमेंट थी, उस साल सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जर्मनी ने ही जीते थे, क्योंकि तब जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी की ताकत तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस जंग के बाद एक नई सुपर पावर दुनिया के सामने आई, सोवियत यूनियन, जिसने दोबारा आकर अमेरिका की ताकत को चैलेंज करना शुरू किया। अब जब सोवियत यूनियन भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रही थी, तो उसने अगले 9 में से 6 ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 30 साल पहले अफगानिस्तान पर हमले और कुछ इकोनॉमिक्स मसलों की वजह से सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गई, जिसके बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर रह गई और अगेन ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स अमेरिका ही जीतने लगा। लेकिन अचानक चाइना दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे आने लगा और एक बार फिर कुछ ही सालों में चाइना यूएसए की ताकत को चैलेंज करने लगा और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया इस कन्फ्यूजन में है कि चाइना और यूएसए में से कौन सुपर पावर बनकर सामने आएगा। और इन दोनों की ये लड़ाई ओलंपिक्स में भी चल रही है,
जिसमें इस साल 2024 के ओलंपिक्स में दोनों कंट्रीज़ ने बिल्कुल इक्वल 40 गोल्ड मेडल हासिल किए। और दुनिया में भी एक ऐसी सिचुएशन है जब चाइना और यूएसए की ताकत ऑलमोस्ट बराबर होने के करीब है। तो मतलब पिछले 100 सालों से ओलंपिक्स सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस दिखाने का एक जरिया है। For more informative videos, like and subscribe my channel and thank you for watching this informative video.